नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज का विषय है कर्नाटक में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण। ज्वलंत मुद्दा है और आरक्षण तो वैसे भी हमारे देश में आज़ादी के बाद से ही ज्वलंत बना रहा। जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर आरक्षण की बात लगातार की जाती रही। जो लेटेस्ट मामला, लेटेस्ट तो नहीं कहेंगे, इससे पहले कुछ अन्य राज्यों में जिसमें हरियाणा भी था, ये मुद्दा उभर चुका था कि स्थानीय लोगों को इंडस्ट्रीज़ में कुछ आरक्षण की व्यवस्था की जाए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कर्नाटक में, विशेषकर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आईटी हब है, आईटी सिटी कहा जाता है उसको, और रोजगार के बहुत सारे वहाँ पर साधन हैं, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में, और पूरे देश का युवा वहाँ पर जाता है। वर्तमान में वहाँ पर कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार है और सिद्धरमैया सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि वो कन्नड़ भाषी, यानी जो कर्नाटक के जो निवासी हैं, उनके लिए रोजगार में आरक्षण देगी निजी क्षेत्र में ही। सरकारी क्षेत्र में तो रोजगार में आरक्षण संविधान में ही दिया गया है, लेकिन वो जाति के आधार पर है, वर्ग के आधार पर है। यहाँ पर कन्नड़ भाषियों को या कर्नाटक के स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार ने की थी, वादा किया था। और उस वादे को पूरा करने के लिए 15 जुलाई सोमवार को जो मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को पारित किया गया था और अब तैयारी चल रही थी कि उसको विधानसभा में पास कराया जाए। अब जो मंत्रिमंडल में ये कर्नाटक के प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का जो बिल था वो पास हुआ, पूरी चर्चा हो गई। पूरे उद्योग जगत में, प्राइवेट सेक्टर में एक तरह से उथल पुथल हो गई और तमाम जो सीईओज थे, बड़ी कंपनियों के ओनर्स थे, या जो नेस्कॉम थी, जो सबसे बड़ी संस्था है, नेस्कॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, और इसने चेतावनी भी दी कर्नाटक द्वारा मंत्रिमंडल में पास इस विधेयक की जो निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करती है। तो नेस्कॉम ने चेतावनी दी कि अगर कर्नाटक सरकार ऐसा करती है तो कर्नाटक से तमाम जो कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां, वो पलायन कर सकती हैं। दूसरी चीज़ जो नेस्कॉम ने कही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेंगलुरु या कर्नाटक की प्रतिष्ठा को धब्बा लग सकता है। तीसरी चीज़ जो नेस्कॉम ने कही और महत्वपूर्ण बात कही कि स्थानीय स्तर पर जो आईटी इंडस्ट्री में जो मैन पावर चाहिए या जो योग्यता चाहिए, वो स्थानीय स्तर पर वो पूरी नहीं होगी। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, सामान्य जनजीवन में भी किसी से भी पूछिए कि भाई आपका बच्चा कहाँ पर है, क्या कर रहा है, तो हर दूसरा घर या हर तीसरा घर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में वो यही कहेगा कि बच्चा हमारा बेंगलोर में है, बच्चा हमारा आईटी इंडस्ट्री में है या उससे रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में है। तो ये जो आरक्षण निजी क्षेत्र में दिया जा रहा था, नेस्कॉम ने इसका विरोध किया और कर्नाटक के इस निजी क्षेत्र के आरक्षण का फ़ायदा उठाने के लिए भी तमाम जो अन्य राज्य थे वो सामने आ गए, जिसमें मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, जहाँ पर अभी चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी है। और चंद्रबाबू नायडू को भारत में हम आईटी इंडस्ट्री के संस्थापक के रूप में मानते हैं। हैदराबाद जब संयुक्त था, आंध्रा और तेलंगाना, तो हैदराबाद को हैदराबाद बनाने वाले या भारत में आईटी इंडस्ट्री की शुरुआत कराने का श्रेय चंद्रबाबू नायडू को ही था। ये अलग बात है, दुर्भाग्य की चावल की राजनीति
ने उनकी राजनीति को ख़त्म कर दिया और उन्होंने जो देश को विकास का एक रास्ता दिखाया था आईटी इंडस्ट्री के रूप में, उसका प्रतिफल उनको नहीं मिला। लेकिन इतने वर्षों के बाद वो फिर से सत्ता में आए हैं। लेकिन अब जिस हैदराबाद को उन्होंने विकसित किया था वो अब उनके पास नहीं है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अब विशाखापत्तनम हो गई है और फिर से सत्ता में आने के बाद ही चंद्रबाबू नायडू जो अपनी नई राजधानी विशाखापत्तनम है उसको हैदराबाद और बेंगलोर की तरह फिर से आईटी इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और केंद्र सरकार का भी साथ उनको मिल रहा है। चूंकि उनके पास पुराना अनुभव है तो निश्चित रूप से वो कंपनियों को आकृष्ट करने की चेष्टा कर रहे थे। और कर्नाटक में जो प्राइवेट सेक्टर में ये जो आरक्षण की बात हुई, ये उनके लिए एक सुनहरा मौका था। चूँकि आंध्र प्रदेश के जो आईटी, संचार और उद्योग मंत्री हैं नारा लोकेश, वो चंद्रबाबू नायडू के ही लड़के हैं। और ज्यों ये आरक्षण की बात हुई या मंत्रिमंडल में पास हुआ कर्नाटक में, त्यों नारा लोकेश ने बेंगलुरु की जो बड़ी कंपनियां थीं उनको आमंत्रित किया कि आप लोग आइए, विशाखापत्तनम में अपनी आईटी इंडस्ट्री लगाइए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, हमारे पास अनुभव है, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास एक विज़न है, एक फोरसाइटनेस है, हम आपको जो भाषा को लेकर के जो दिक्कतें वहाँ पर पैदा की जा रही हैं आरक्षण को लेकर के, हम उसको दूर करेंगे। अब आखिर ये जो बवंडर खड़ा हुआ जिस प्राइवेट सेक्टर के आरक्षण को लेकर के, उसमें मुख्य रूप से था क्या, प्रस्तावित कानून में था क्या, क्यों इसका विरोध निजी कंपनियों के जो सीईओज हैं या फाउंडर्स हैं वो कर रहे हैं। दरअसल इसमें जो आईटी या उद्योग जगत जो कर्नाटक के हैं उसमें सी और डी श्रेणी की नौकरियों को 100% आरक्षित कर दिया गया है कर्नाटक के लोगों के लिए ही। और ये जो कर्नाटक के लोग या जो स्थानीय लोग हैं उसकी परिभाषा क्या है, तो उसकी परिभाषा ये दी गई कि जो ग्रुप सी और डी की नौकरियां हैं जो 100% स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की गई हैं, वो स्थानीय लोग कौन होंगे? जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ हो, जो 15 साल से लगातार कर्नाटक में रह रहे हों और जिनको कन्नड़ भाषा पढ़नी, बोलनी और लिखनी आनी चाहिए। तो निश्चित रूप से बाकी राज्यों से, जो नॉर्थ इंडिया से और तमाम जगहों से जो लोग वहाँ पर गए हैं रोजगार की दृष्टि से, रोजगार के लिए, उनके लिए तो रास्ते ही बंद हो गए, क्योंकि ना तो उनका जन्म हुआ है, ना उनको कन्नड़ भाषा आती है और ना वो 15 साल से वहाँ रह रहे हैं, और जो संविधान के भी खिलाफ है। हालांकि चैलेंज इसमें हो जाता। इसके अलावा जो इस विधेयक में और जो दो मुख्य चीज़ें थीं कि जो मैनेजमेंट स्तर की जो नौकरियां हैं उसमें 50% आरक्षण स्थानीय लोगों को, स्थानीय लोगों की जो डेफिनेशन थी वो मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूं। और इसके अलावा जो गैर मैनेजमेंट जो नौकरियां हैं प्राइवेट सेक्टर की, उनमें 75% के रिजर्वेशन की बात इस विधेयक में की गई, जो कर्नाटक मंत्रिमंडल में पास किया गया और आगे वहाँ की विधानसभा में लाया जाना था। लेकिन इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ और कर्नाटक सरकार को इस विरोध के कारण बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि कर्नाटक सरकार भी जान रही थी कि अगर प्राइवेट सेक्टर एक बार उसका पलायन शुरू हो गया, और आसानी से हो सकता था, क्योंकि उधर चंद्रबाबू नायडू विशाखापत्तनम में लगातार इनवाइट कर ही रहे थे, हैदराबाद इनवाइट कर रहा था, केरल से भी इनविटेशन आने लगे थे प्राइवेट सेक्टर को। और चूंकि आईटी इंडस्ट्री में कोई भारी मशीनरी या फैक्ट्री या ये वो तो होता नहीं है, तो बहुत आसानी से वो पलायन कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो एक बेसिक इंफ्रा चाहिए और कंप्यूटर्स चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया चाहिए। तो उसके लिए
चंद्रबाबू नायडू जो जिनका पुराना अनुभव है वो आमंत्रित कर ही रहे थे। अब कर्नाटक सरकार ने सिर्फ इन कंपनियों के विरोध के कारण ही ये फैसला नहीं वापस लिया, बहुत सारे अन्य कारण भी थे। जैसे कर्नाटक की जीडीपी में आईटी सेक्टर का जो योगदान है वो सर्वाधिक है 25% नेस्कॉम के अनुसार। नेस्कॉम ने चेतावनी भी दी कि भाई आपकी जीडीपी में हम आईटी सेक्टर का 25% हम योगदान देते हैं और हमारे योगदान की वजह से ही बेंगलोर सिलिकॉन वैली बना हुआ है। इसके अलावा नेस्कॉम ने और आंकड़े दिए चेतावनी देते हुए कि भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में कर्नाटक की भागीदारी 42% से ज़्यादा है। तो अगर कर्नाटक सरकार अपने इस डिसीजन को वापस नहीं लेती है या इसमें सुधार नहीं करती है तो नेस्कॉम के अनुसार कंपनियां बाहर चली जाएंगी। तो ये तो था ताज़ा मामला और फिलहाल अभी ये ठंडे बस्ते में जा चुका है। अब आगे देखिए कर्नाटक सरकार या सिद्धरमैया सरकार क्या करती है और बाकी के अन्य राज्य इनको लुभाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, ये तो निकट भविष्य में ही दिखाई देगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।